बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कमेंट्स सेक्शन में से कुछ हमारे व्यूअर्स ने ये फरमाइश की थी कि आजकल जो दफ़ा 44 लग गई है 144 सीआरपीसी, ये इमरजेंसी की जो कंडीशन है इसमें ये कैसे लग सकती है, कब लग सकती है, इसके बारे में कुछ थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करें। तो मैं अपने महदूद से इल्म के मुताबिक ये जो कहते हैं दफ़ा 44 लग गई, दफ़ा 44 लग गई, ये होती क्या बला है और ये कैसे लगती है, कौन लगा सकता है, अपने महदूद से इल्म के मुताबिक आज मैं आपसे थोड़ा सा शेयर करता हूँ। ये जो दफ़ा 44 लग जाती है, एक्चुअली दफ़ा 44 नहीं होती, ये दफ़ा 144 होती है। सीआरपीसी ज़ाब्ता फ़ौजदारी की सेक्शन है 144, 144 सेक्शन है। ये 144 सेक्शन जो है ये लग जाती है, ज़िला के अंदर भी लग जाती है, सूबा के अंदर भी लग सकती है। तो ये कैसे लगती है, कौन लगा सकता है? बेसिकली ये दफ़ा 44 का नफाज होता है, जिसे गलती है कि दफ़ा 44 कहा जाता है। दफ़ा 144 यानी 144 जो लग जाती है, ये दो वजूहात की, बेसिकली दो वजूहात की बिना पर ये लगा सकते हैं। नंबर 1, इसकी रीज़न ये होती है कि जनाब आपको न्यूइजेंस क्रिएट हो सकती है किसी इलाके में, ख़ास टेरिटरी के अंदर, किसी ज़िला के अंदर, ये पब्लिक को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो दफ़ा आप 144 का नफाज कर दें। दूसरी सूरत इसमें ये हो सकती है कि डेंजर होता है, अवामुन नास के लिए बहुत बड़ा ख़तरा आ सकता है, जिसकी वजह से हम दफ़ा 144 का नफाज कर देते हैं। मिसाल के तौर पर डेंजर ये हो सकता है कि जानी नुकसान हो सकता है, माली नुकसान बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो फिर ये रिक्वेस्ट की जाती है कि जनाब यहाँ पर स्पेसिफ़िक एरिया में आप दफ़ा 144 सीआरपीसी ज़ाब्ता फ़ौजदारी का नफाज कर दें। बुनियादी दो चीज़ें अंडरस्टैंड कर ली। हम इस वीडियो में मोटी मोटी बातें सादा ज़ुबान में करने की कोशिश करेंगे। अगर ये वीडियो आपने शुरू से एंड तक देख ली तो इंशाअल्लाह आप सारी ज़िंदगी ये आपका कॉन्सेप्ट इसके बारे में कुछ ना कुछ उम्मीद है कि क्लियर हो जाएगा। दो चीज़ों पर ये नफाज होगा। एक, परेशानी अवाम के लिए किसी वजह से होने वाली है तो हम ये नफाज कर देंगे जनाब दफ़ा 44 का। नंबर 2, अगर बहुत बड़ा ख़तरा है अवामुन नास के लिए तो फिर भी हम इसका नफाज करेंगे। दो सूरतें हो गई। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि कौन बंदा ये दफ़ा 44 का नफाज कर सकता है। उसके लिए अगेन 3 लोग हैं जिनको ये इख्तियार है कि वो दफ़ा 44 का नफाज कर सकते हैं। नंबर 1, किसी हमारे लोकल गवर्नमेंट है, उसके हेड किसी डिस्ट्रिक्ट के, किसी ज़िला के, हमारे ज़िला के जो ज़िला नाजिम होते हैं ना, उनके पास ये इख्तियार है कि सिचुएशन को देख के तो वो ये ऑर्डर कर सकते हैं कि हम जनाब दफ़ा 44 का नफाज करते हैं। नंबर 2, अगर लोकल गवर्नमेंट फंक्शनल नहीं है, इलेक्शन नहीं हुए, अभी डिलेड हैं, कोई ऐसा मसला है, उस सूरत में ज़िला का जो हेड है, डीसी साहब, उनके पास ये इख्तियार है कि वो दफ़ा 144 सीआरपीसी का नफाज कर देते हैं कि ये क्रिटिकल सिचुएशन है, ये परेशानी काज हो सकती है, उसको रोकने के लिए हमने दफ़ा 144 ज़ाब्ता फ़ौजदारी उसका नफाज कर दिया। नंबर 3, ये बाज़ सूरतों में सूबाई गवर्नमेंट भी कर सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर ज़िला नाज़िम मौजूद है वो करेगा, वो नहीं करता, वो अवेलेबल नहीं है, तो उसकी एब्सेंस में ये करेगा जनाब हमारे डीसी साहब करेंगे ज़िले के। लेकिन ज़िला नाज़िम करे या डीसी साहब करें, 2 दिन से ज़्यादा ये दफ़ा 144 का नफाज नहीं कर सकते अपने ज़िला के अंदर। 2 दिन का मैक्सिमम करेंगे और पूरे महीने में ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। ये बाज़ दफ़ा क्रिटिकल इतनी सिचुएशन होती है कि ज़्यादा देर के लिए, 1 माह के लिए, 1.5 महीने के लिए करनी है, तो फिर उसके लिए सूबाई गवर्नमेंट जो है उसके पास इख्तियार है कि वो ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए भी दफ़ा 144 सीआरपीसी ज़ाब्ता फ़ौजदारी इसका नफाज कर सकते हैं। इसमें जब भी ज़िला नाज़िम करे, डीसी करे, पंजाब गवर्नमेंट करे, जब भी दफ़ा 144
ज़ाब्ता फौजदारी का नफाज किसी एरिया में होगा, उसके लिए बाइंडिंग है, ये लाजमी है कि अगर स्पेसिफिक पर्सन के ख़िलाफ़ करेंगे तो उसको नोटिस भेजें, उसको मुत्तला करें कि जनाब ये अमल आपने नहीं करना, दफ़ा 44 का नफाज हो गया जनाब। दूसरा, अगर वो जनरल पब्लिक के अगेंस्ट आप ऑर्डर कर रहे हैं कि फ़लाँ काम आपने नहीं करना, तो सोशल मीडिया के ज़रिए जो भी अप्रोप्रिएट आपको मीडिया मिलता है उसके ज़रिए आपने वो फॉरवर्ड करना है, इत्तला उनको देना ज़रूरी है। अदरवाइज़ कोई बंदा वायलेट करे, दफ़ा 144 CRP से लगी हुई है जनाब इलाके में, लेकिन वो बंदा वायलेट करता है, उस पर अमल नहीं करता, तो उसके पास ये जवाज़ हो सकता है कि जनाब ये ऑर्डर तो था, ये लगी तो थी, लेकिन फॉरवर्ड नहीं किया गया, इत्तला नहीं दी गई। कहाँ इत्तला दिया आपने? मुझ तक तो नहीं पहुँची, हम तक तो नहीं पहुँची, हम रूटीन में चल फिर रहे थे, हम तक नहीं पहुँची। तो इसलिए हमारे ऊपर ये लाजिम नहीं था हम अमल करते, क्योंकि हमें पता नहीं था, बताया नहीं गया। लेकिन अगर DC साहब ने, ज़िला नाज़िम ने, ये पंजाब गवर्नमेंट ने फॉरवर्ड किया है, पैगाम को फैलाया है कि हमने नफाज कर दिया जनाब 144 का, फिर लोग अमल नहीं करते, तो फिर ये बहाना नहीं चलेगा। इसमें ये सूरत हाल हो सकती है कि आप जनाब कहीं पर दंगा फसाद होने का डर है कि वहाँ पर लड़ाई हो जाएगी, जनाब असला लेके लोग आपस में लड़ेंगे, फसादात होने का अंदेशा है, दफ़ा 144 का नफाज होगा CRPC का। इसमें आपने मिसालें देखी होंगी अपनी सोसाइटी के अंदर। बाज़ दफ़ा मुहर्रम के महीने में आपने देखा कि डबल सवारी पर पाबंदी अचानक लग जाती है, वो यही तो होती है दफ़ा 144 ज़ाब्ता फौजदारी। वो जनाब उसके तहत हमारे ज़िला नाज़िम साहब आर्डर कर देते हैं, सूबाई गवर्नमेंट आर्डर कर देती है कि डबल सवारी पर पाबंदी है। रीज़न बिहाइंड दिस ऑर्डर वो ये होती है कि जनाब अगर डबल सवारी पे नॉर्मली ये होता है, एक ड्राइव कर रहा है, दूसरा बड़ी आसानी से फायरिंग वगैरह कर लेता है, और ये फ़िरका वराना इख्तलाफात अराइज़ कर सकते हैं। जनाब ये अहले तशी है, ये जनाब अहले सुन्नत है, ये कुछ और है, ये कुछ और है, तो वो आपस में बाहमी इख्तलाफात की बदौलत वो अराइज़ कर सकते हैं फसादात। उनको रोकने के लिए ये कहते हैं डबल सवारी पर पाबंदी है। इसी तरह बाज़ दफ़ा आजकल इशू आ जाता है कभी कभी हमें देखने में कि स्मोक आ जाती है। स्मोक के दिनों में दफ़ा 144 का नफाज हो सकता है कि आप कूड़े को आग ना लगाएं, आप जनाब फसलों को आग ना लगाएं। फिर गर्मियों के मौसम में आपने ये भी ऑब्ज़र्व किया होगा कि नहरों में नहाने पर पाबंदी आयद कर दी है कि क्योंकि लोग डूब रहे हैं, जान को ख़तरा है और इस किस्म का पानी बहुत ज़्यादा है, तो ये भी नहरों पर नहाने पर पाबंदी लगा दी जाती है। आजकल ये कोरोना वायरस की वजह से जो 144 जो ज़ाब्ता फौजदारी है इसका नफाज हो चुका है, पंजाब गवर्नमेंट ने, दीगर गवर्नमेंट्स ने भी किया हुआ है। इसी तरह अगर कोई बंदा दफ़ा 144 का नफाज किया और बिलखुसूस कोरोना वायरस की वजह से जो है उसमें ये चीज़ सिर्फ इतना नहीं है कि दफ़ा 144 का नफाज होगा तो जनाब डबल सवारी पर पाबंदी, ऐसा नहीं है। इसमें हो सकता है जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक, मिसाल के तौर पर आजकल डेंजर की वजह से हुआ है कि कोरोना वायरस की वजह से ये डिज़ीज़ जो है ये एक्सपैंड कर जाएगी सोसाइटी के अंदर, तो उसमें ये रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है, आपने सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना है, आपने जनाब मेल जोल ज़्यादा नहीं करना, गैदरिंग नहीं करनी आपने। फिर उसमें ये भी है कि आपने जो तालीमी अदारे हैं उनके अंदर छुट्टियाँ कर दी कि गैदरिंग ना हो। फिर उसमें सैनिटाइज़र का पंजाब गवर्नमेंट ने बिलखुसूस ये उसमें जो दफ़ा 144 का नफाज किया उसके अंदर लिखा है कि आप सैनिटाइज़र जो है, हैंड सैनिटाइज़र, इसकी प्राइस को कंट्रोल करने की कोशिश की है कि उसको इंक्रीज़ ना करें, आवाम मुस्तफ़ीद हो सके। अगर कोई बंदा जो भी सिचुएशन के मुताबिक दफ़ा 144 ज़ाब्ता फौजदारी के तहत आर्डर कर दिया जाए, उसकी वायलेशन करे, फिर उसकी सज़ा क्या है? उसकी सज़ा है जनाब ताज़ीरात पाकिस्तान PPC, इसका सेक्शन 188 188 सेक्शन है, जिसके तहत बंदे को सज़ा हो सकती है। सज़ा कितनी होगी? 1 माह तक उसको कैद में डाला जा सकता है, 1 माह से लेके 6 माह तक भी कैद में डाला जा सकता है जो बंदा वायलेशन करे। इसमें कुछ एक्सेप्शंस ऑलवेज होती हैं। मिसाल के तौर पर दफ़ा 144 का नफाज हो गया, लेकिन वो कहते हैं मरीज़ जो हैं उनकी आना जाना वो पॉसिबल रहेगा। फिर जनाब पुलिस जो हैं ऑफिसर्स उन्होंने मेंटेन करना है, हमारे दीगर जो डिपार्टमेंट्स हैं जिनका बहुत ज़रूरी एक्सेप्शंस में भी आते हैं वो
मूवमेंट कर सकते हैं, सारा कुछ, यानी एक्सेप्शंस इसमें ऑलवेज होती हैं। ये दफ़ा 144 मूवमेंट को कर्टेल किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। इसमें एक बहुत बड़ी डिबेट ये भी आती है कि जनाब ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से वायलेट करती है, फंडामेंटल राइट है। अगर हम देखें अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, आर्टिकल 16 हमें प्रोवाइड करता है ये राइट ऑफ असेंबली, कि हम असेंबल हो सकते हैं, हम मिल सकते हैं, हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं अपने राइट्स के लिए, गैदरिंग कर सकते हैं, हम जनाब कोई भी सेलिब्रेशन कर सकते हैं। ये फंडामेंटल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करता है इसे। अगर इसके कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 16 के तनाजुर में देखा जाए तो फिर जनाब ये तो वायलेशन हो गई, लेकिन नहीं, वायलेशन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है असेंबल हो सकते हैं, लॉफुल असेंबली बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जब दफ़ा 144 का नफाज हो जाए तो फिर लॉफुल नहीं रहती असेंबली, ममनू करार दे दी गई कि जनाब आपने इसको असेंबल नहीं होना फॉर द टाइम बीइंग। तो इसलिए ये एक लॉन्ग डिबेट है। हम इतना ही कहेंगे कि ये एक्सेप्शंस में इसे फॉल कर सकते हैं। अगर कोई बंदा वायलेशन करता है कि जनाब दफ़ा 144 का नफाज हो गया किसी एरिया के अंदर, वो वायलेशन करता है और पकड़ा जाता है, पकड़ा जाएगा, तो इस सूरत में इसकी ज़मानत हो सकती है। SHO भी इसको ज़मानत लेके छोड़ सकता है, इसको जनाब इलाका मजिस्ट्रेट जो है वो भी ज़मानत लेके छोड़ सकता है। इसी तरह अगर दफ़ा 144 का नफाज करना है, आप जनाब DC साहब के पास ये इख्तियार है, ज़िला नाज़म साहब के पास ये इख्तियार है। कोई बंदा उनको एप्लीकेशन मूव करता है, जनाब ये देखिए फ़लाँ जगह पर दंगा फसाद होने वाला है, फ़लाँ जगह पर इस वजह से अभी जान का ज़िया हो सकता है, माल का ज़िया हो सकता है, तो फिर क्या करेंगे? ज़िला नाज़म या DC साहब एप्लीकेशन को देखेंगे, दूसरी पार्टी को नोटिस करेंगे, बुलाएंगे कि भाई आप भी जवाब दें। लेकिन बाज़ सूरतों में एक्सेप्शन होती है, एक्सेप्शन ये होती है कि जनाब दूसरी पार्टी को बुलाएंगे तो ताख़ीर हो जाएगी, कंट्रोल में हालात नहीं रहेंगे, तो एक्स पार्टी दूसरी पार्टी को सुने बगैर एक तरफा भी आर्डर किया जा सकता है। लेकिन साथ ही जब DC साहब आर्डर करेंगे, ज़िला नाज़म आर्डर करेगा या पंजाब गवर्नमेंट आर्डर करेगी, अपने आर्डर को किसी भी वक्त वो अमेंड कर सकते हैं, तब्दील कर सकते हैं या मनसूख भी कर सकते हैं। इसी तरह दफ़ा 144 का नफाज किसी इंसान की प्राइवेट प्रॉपर्टी पर नहीं हो सकता। मिसाल के तौर आपने घर में बैठे हुए हैं, 5-6 लोग 10 लोग इकट्ठे होकर बैठे हैं, तो कोई बंदा एंटर होकर ये नहीं कहे वो 5 लोग तो जमा नहीं हो सकते थे। नहीं, आपकी पर्सनल जो ज्यूरिस्डिक्शन है, एक आपकी प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर नहीं। अब गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं तो कोई बंदा आपको, आप अपने जनाब बिजनेस प्लेस पे 2-3 लोग बैठे हुए हैं तो कोई बंदा आके आपको कहेगा नहीं। तो ये गैदरिंग फंक्शन ना करें, स्पोर्ट्स एक्टिविटी ना करें, लेकिन महदूद हद तक अपने घर के अंदर आप रह रहे हैं तो कोई आपको कह नहीं सकता। बाकी इसमें वायलेशन जो है जो करते हैं बहुत ज़्यादा, हमने देखा है कि मिसयूज़ करते हैं पावर का, पुलिस ऑफिसर्स हैं बाद दफ़ा वो करते हैं। आज मैंने आई वॉज शॉक्ड जब मैंने ये सुना कि एक शेखुपुरा के अंदर पुलिस वालों ने एक बुज़ुर्ग आदमी को कहा कि आप रोड के ऊपर आप कान पकड़ लें। वो कान पकड़ाया तो उसका नौजवान बेटा था बुज़ुर्ग का, उससे तो बहुत गैरत आई, गुस्सा आया, उसने वो 2 पुलिस वालों को मर्डर कर दिया। तो ये यानी मिस यूज़ ऑफ पावर ये कभी भी पसंद नहीं किया जाता। लिमिट्स में रहें, हमें जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ हैं उनको भी लिमिट्स में रहना चाहिए, और हमको एज ए पाकिस्तानी हमको भी लॉज हमारी प्रोटेक्शन के लिए हैं। दफ़ा 144 का नफाज अगर कहीं हो, वो ज़िला नाज़म करे, वो DC साहब करें, पंजाब गवर्नमेंट करे, हमारी प्रोटेक्शन के लिए करते हैं। कभी भी उनका कोई ज़ाती इंटरेस्ट थोड़ी होता है इसमें। तो बीइंग अ पाकिस्तानी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़रूर जब भी कभी ये ऑर्डर हो उसको कभी वायलेट ना करें, अच्छे तरीके से अच्छे पाकिस्तानी होने का सबूत दें और ज़रूर इसको ओबे करें जब भी ऑर्डर हो। आपको पता है इसकी तारीख़ क्या है? ये बुनियादी तौर पर ये पुरानी बात है। ये दफ़ा 144 CRPC ज़ाब्ता फ़ौजदारी ये ओरिजिनेट कहाँ से हुआ? ये बरे सगीर पाक व हिंद जब था, जब जनाब हमारे सब कॉन्टिनेंट के अंदर वाइस राय थे एक लॉर्ड मेकाले, 1834 से लेके 1862 तक ये जो हुर्रियत पसंद तहरीकें थी ना, उनको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने
ये दफ़ा जो है इंट्रोड्यूस करवाई, ये सेक्शन इंट्रोड्यूस करवाया कि जनाब हम इनको कंट्रोल करेंगे। ये जो आज़ादी के लिए बड़े तहरीकें चल रही हैं, हर फर्द को हम अपनी रियासत के अंदर कंट्रोल करेंगे। तो उस वक्त लॉर्ड मैकाले ने ये कानून इंट्रोड्यूस करवा दिया था। दफ़ा 144 CRPC तब से लेके अभी तक ये चल रहा है, और किसी हद तक अगर देखा जाए तो ये हमारी फलाह के लिए, सोसाइटी की बका के लिए, अमन व अमान कायम करने के लिए, दो बेसिक रीज़न्स को मेंटेन करने के लिए, यानी कि आप आवाम को परेशानी ना हो और दूसरा डेंजर से आपको महफूज रखा जाए, इसलिए ये अभी तक चल रहा है। तो उम्मीद है आपने आज के लेक्चर से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगर सीखा है तो मज़ीद इस वीडियो को दोस्तों शेयर भी कीजिएगा। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और आप समझते हैं कि कुछ नॉलेज गेन किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। बेल आइकन के बटन को प्रेस करने से ये होगा कि मज़ीद जो आने वाली वीडियोस हैं वो भी आप तक नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।